आपको सीधे ले चलते हैं हरियाणा विधानसभा की कार्यवाही में। मेरा जो प्रश्न अभी मैंने रिपीट भी किया दोबारा से कि पिछली बार खुदाई कब की गई थी। दूसरा, जो निर्देश या जो भी डिसीजन आपने लिया है मीटिंग में वो क्या है? क्या 2-3 सालों में इसको खुदाई करने के लिए एक प्रावधान बनाया जाएगा या नहीं? अगर हम उसकी सीमा नहीं निर्धारित करेंगे आज, अभी जैसे बताया गया कि पिछले इतने वर्षों में पहली बार ये हुआ है, यानी 10 वर्षों में कुछ नहीं हुआ है और समस्या इतनी बढ़ती जा रही है। पहले इतनी नहीं थी सर, पिछले कुछ सालों से ये बाढ़ का जल निकासी का समस्या बढ़ी है। तो मेरा प्रश्न वहीं खड़ा है, पिछले कब खुदाई हुई थी और आने वाले समय में क्या हर 2-3 साल में खुदाई का प्रोविजन बनाया जाएगा या नहीं, उसको स्पष्ट किया जाए। इसमें सर डीसिल्टिंग का जो काम है, इसके जो क्रिटिकल स्ट्रेचेस के अंदर काम हुआ गया है और इसके वाटरवेज के पास 4 महत्वपूर्ण हिस्सों में लगभग 60,000 क्यूबिक मीटर सिल्ट निकालने के टेंडर इनवाइट किए गए और 3 हिस्सों में 75% काम पूरा हो गया है। मारकंडा नदी में पानी इस बारी जल्दी आने के कारण काम को रोकना पड़ा और इसको भी जल्द से जल्द इसको अगले टाइम से पहले कंप्लीट करेंगे। और जैसे मैंने कहा कि ये पहली बार डिपार्टमेंट ने किया है और ये सारा अब ये जो आगे हम जो बनाने जा रहे हैं, अब ये अंडर कंसिडरेशन है कि नेचुरल रिवर्स को डीसिल्ट किया जाए। ये शायद माननीय सदस्य नहीं जानते कि नेचुरल रिवर्स को अब तक डीसिल्ट नहीं करा गया है। 10 साल में पहली बार या पहली ही बार? पहली बार हरियाणा में। ठीक। श्री प्रमोद विज, श्री प्रमोद विज, श्री अशोक कुमार अरोड़ा। 6-5 मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो बात पूछी है आदरणीय अशोक अरोड़ा जी ने, उसका उत्तर इस प्रकार है। श्रीमान जी, ब्रह्म सरोवर के पश्चिमी तट पर अस्थायी आधार पर एक ट्रांसफर स्टेशन पहले से स्थापित किया गया है, जहां से थानेसर नगर पालिका के सॉलिड वेस्ट को प्रतिदिन करनाल प्रोसेसिंग साइट पर ले जाया जाता है। जैसे ही कचरा प्रबंधन के लिए नगर परिषद थानेसर उपयुक्त स्थान निर्धारित करती है, जिसके लिए 20/8/2025 को एक विज्ञापन जारी किया गया, यह ट्रांसफर स्टेशन तुरंत हटा दिया जाएगा। माननीय स्पीकर सर, ब्रह्म सरोवर हरियाणा प्रदेश ही नहीं, इस देश का एक बहुत पवित्र सरोवर है और हजारों यात्री रोजाना वहां पर आते हैं। और ये जो यहाँ डंपिंग प्लांट बनाया गया है, ये डंपिंग पॉइंट, इससे बिल्कुल ब्रह्म सरोवर के ऊपर है, सड़क के साथ। एक तरफ कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है, दूसरी तरफ ब्रह्म सरोवर है। पिछले दिनों कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड की मीटिंग महामहिम राज्यपाल की अध्यक्षता में हुई थी। माननीय मुख्यमंत्री जी भी वहां थे, तो मैंने वहां भी मुख्यमंत्री जी से इस बात के लिए रिक्वेस्ट की थी और मुख्यमंत्री जी ने आदेश भी दिए थे कि इसको तुरंत बंद करके जो हमारा रेलवे एलिवेटेड बना हुआ है वहां पर इसको ट्रांसफर किया जाए, ना कि ब्रह्म सरोवर पे किया जाए। और उसके बाद ग्रीवेंसेस कमेटी में भी आदेश माननीय मंत्री जी ने दिए, परंतु दुख से कहते हैं कि अभी तक भी वो जो ट्रांसफर होने वाला काम है वो बंद नहीं हुआ। तो मेरी आपके माध्यम से मंत्री जी से और मुख्यमंत्री जी से है कि इसको कब तक बंद कर देंगे, ताकि आने वाले यात्रियों को और वहां रोजाना जो सुबह शाम सैर करते हैं लोग, उनको इस प्रकार की दिक्कत ना हो। तो इस बारे में मंत्री जी बताएंगे। माननीय अध्यक्ष जी, जैसे अशोक जी ने पूछा है अपने सप्लीमेंट्री में, जगह के लिए विज्ञापन दिया जा चुका है। जो इन्होंने साइट बताई है उसकी भी जांच करा लेंगे और अगर कोई और साइट हो, अगर वो ठीक से नहीं लगेगी और कोई साइट अशोक जी जो सजेस्ट करेंगे आदरणीय,
तो उस साइट पर उसको डंपिंग स्टेशन को ले जाएंगे। ये डंपिंग पॉइंट नहीं है जैसे मंत्री जी ने खुद माना है। हमारे जो नगर परिषद धनेश्वर का कूड़ा है वो करनाल में जाता है। यहाँ पर तो डंपर खड़े करके एक डंपर से दूसरे डंपर पे ले जाते हैं और वहां पर गंद हो जाता है। मेरा इसमें कहीं भी और पॉइंट ब्रह्म सरोवर को इसमें साइड की जरूरत नहीं। मुख्यमंत्री जी ने स्वयं कहा था अधिकारियों को कि रेलवे ट्रैक बहुत लंबा है, वहां भी नीचे खड़े करके हो सकते हैं। तो इस बारे में मेरा अनुरोध है, ये जनहित का मामला है, ये कोई सरकार का या मेरा नहीं, ये लोगों के हित की बात है। इसको तुरंत मुख्यमंत्री जी इसमें अपना संज्ञान लेते हुए इस बारे में आदेश जारी करें कि ब्रह्म सरोवर, अब तो महीने बाद गीता जयंती भी आने वाली है, तो इस प्रकार की दिक्कतें वहां पर आएंगी। तो मेरी अनुरोध है कि इस पर किया जाए। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय विधायक जी को पूरी स्थिति के बारे में मालूम है, मिलते भी रहते हैं, वहाँ से बातचीत करते रहते हैं, क्योंकि ये समस्या ऐसी है। हमने एक जमीन लिया था कूड़े को डंप को लेकर, गांव वालों ने विरोध कर दिया, हमने कूड़ा भी डाला था, वो कूड़ा भी वहाँ से उठाना पड़ा। तो अब देख करके भी कोई जब चारा नहीं बन रहा था, क्योंकि ये सारा का सारा कचरा जो है करनाल जाता है, करनाल वहाँ से शिफ्टिंग करते हैं उसको। मैं माननीय विधायक जी आपसे भी निवेदन करूंगा कि आप भी देख करके, क्योंकि लोग नहीं मानते, लोग बहुत ज़्यादा करते हैं। अगर ज्वाइंट वहाँ भी आप जो कॉलोनी है, वो कॉलोनी वाले नहीं मानते, जहाँ पे रेलवे ट्रैक कहीं भी करो, कॉलोनी है ही नहीं हो, आज पूरी आबादी आएगी ना। अरोड़ा जी विषय वैसे क्लियर है, इसमें ये हर जगह की दिक्कत है, क्योंकि अगर हम क्लस्टर के पॉइंट पे लेके जाते हैं तो कहीं एक जगह तो उसको डंप करके वहां से शिफ्ट करते हैं। पवित्र सरोवर एक्सरसाइज तो करनी पड़ेगी, सरोवर के बजाय कहीं भी कर लें, वैसे वो तो एकदम सरोवर के ऊपर है सर। माननीय अध्यक्ष जी, मैं और अशोक अरोड़ा जी मिलते रहते हैं, चाहे सैर करें चाहे कुछ करें, मिलते रहते हैं, हम आपस में चर्चा भी करते हैं। यहाँ नहीं, यहाँ लाने की जरूरत नहीं थी, मेरे से वैसे बात करना थी। चल सामने भी उठाया और यहाँ भी उठा रहा हूँ, चलिए, तो इसको आप मान जो। मैं क्या नहीं ठीक है, मेरे जिले से आते हैं, ठीक है, मुख्यमंत्री जी ने भी ठीक बोला, थोड़ा सा जी मेरे और भी जिले कोई से है, साइड आप मेरे देखो। शहर से है और मेरे इनकी कोठी मेरे हल्के में है, तो ये बात नहीं। परंतु मुख्यमंत्री जी मेरे जिले से हैं, मेरी बात आज तक एक भी नहीं मानते। श्री जगमोहन आनंद, क्वेश्चन नंबर 66। जी मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, माननीय जगमोहन आनंद जी ने जो क्वेश्चन पूछा है, करनाल मेरठ रोड की हरित पट्टी का विकसित और ओवरब्रिज की बात कही है, सीएम अनाउंसमेंट 2017 की। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो सीएम अनाउंसमेंट 2017 की जो थी, उसमें ये मुख्यमंत्री कोड संख्या 20093 से एक मुख्यमंत्री घोषणा जारी की गई थी, जिसमें शुगर मिल RD 0 से 2800 तक तथा करनाल मेरठ रोड को 6 लेन और शुगर मिल RD 2800 से 14670 तक 4 लेन बनाने की थी, यानी उत्तर प्रदेश सीमा तक ये घोषणा की गई थी। ये ओवरब्रिज की और हरित पट्टी विकसित करने की जो नहीं की गई थी, ये भी क्योंकि NH का ये रोड है, उससे NOC लेकर के PWD विभाग ने माननीय मुख्यमंत्री महोदय के आदेश से ये बनाई गई थी। और ये अभी जो रोड है ये अक्टूबर तक DLP पीरियड के अंदर है और उसके बाद में वापस NHI ही इसका देख रेख करेगा। तो इसमें कोई मुख्यमंत्री की घोषणा इस तरीके की ओवरब्रिज की उसकी नहीं थी। फिर भी क्योंकि मेरठ बाईपास का कार्य अभी प्रगति पर है और मेरठ बाईपास का जो कार्य जो करनाल बाईपास का जो कार्य प्रगति पर है, वो मेरठ रोड को क्रॉस करके जाएगा। जो संत रविदास मंदिर के पास जो यातायात है वो काफी हद तक उसके ऊपर बाद में डाइवर्ट हो जाएगा। उसके बाद में ये तय किया जाएगा कि इसकी जरूरत है या नहीं है। जगमोहन, माननीय अध्यक्ष जी,
जब तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी थे, जिसे इन्होंने बताया कि भी सीएम अनाउंसमेंट की बात कही, सेक्टर 6 का एक डेलीगेशन माननीय मुख्यमंत्री जी को मिला था, तब मैं जिलाध्यक्ष था। उस सड़क पर वो आपकी विधानसभा को भी जोड़ती है और रोज हर हफ्ते में कोई ना कोई एक एक्सीडेंट वहां पर होता है। वो बड़ा व्यस्त चौक हो चुका है और दिन ब दिन अभी 6 लेन का नया हाईवे बाहर से निकल रहा है और उत्तर प्रदेश का सारा ट्रैफिक जोन सा है यहाँ से होकर के गुजरेगा। आईजी साहब का भी रेजिडेंस उसके बराबर में है, तो हर हफ्ते कोई ना कोई एक एक्सीडेंट होता है, कोई ना एक जान जाती है। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि इसको हैवी ट्रैफिक को देखते हुए और इसको ऊपर जो पुल है इसका फ्लाईओवर बनना बहुत जरूरी है, क्योंकि ट्रैफिक का जो दबाव है वो 6 लेन हाईवे बनने के बाद ये मेन रास्ता हो जाएगा जो यूपी को कनेक्ट कर रहा है और यूपी का सारा ट्रैफिक यहाँ से होकर के गुजरेगा। फिजिकल अगर इनकी टीम जाकर के, माननीय मंत्री जी की टीम जाकर के देखे और वास्तव में आज वहाँ ट्रैफिक इतना है क्योंकि रेड लाइट से वो कंट्रोल नहीं हो पा रहा, मोटरसाइकिल वाले या कार वाले या स्कूली बच्चे वो हताहत हो रहे हैं। तो मेरा एक आपसे निवेदन है आपके माध्यम से कि इसका ऊपर जो पुल है तो फ्लाईओवर वो अवश्य निर्माण हो। मंत्री जी, इसमें मैं भी जोड़ना चाहूँगा क्योंकि जैसा जगमोहन जी ने बताया, ये मेरी विधानसभा को कनेक्ट करता है और ये बात बिल्कुल सही है कि यहाँ के लिए एक विषय आया था फ्लाईओवर का, और पिछले दिनों में मैंने एक रिव्यू मीटिंग जो की थी उसमें भी ये विषय आया था कि नवंबर में जब नेशनल हाईवे से को ये हैंडओवर हो जाएगा तो उसके बाद वो टेकअप करेंगे। तो मेरा भी इसमें निवेदन है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसे आपने भी कहा और माननीय सदस्य कह रहे हैं, मैं क्योंकि नेशनल हाईवे का है इसलिए नेशनल हाईवे को लिख करके और इसको बनवाने का प्रयास जो है डिपार्टमेंट की तरफ से किया जाएगा। एक और जानकारी मैं देना चाहूँगा माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय हमारी बहन गीता बुकल जी ने कहा था कि सालावास से मतनेल रोड की हालत बहुत खराब है, वो 3-4 दिन से अभी शुरू कर दी है बहन जी, उस पर काम शुरू हो गया है। और आपने जो सूचकवास से जो मतनेल की जो बात कही थी, मतनेल बहू की, वो भी अक्टूबर में शुरू हो जाएगा। श्री मोहम्मद एक तो शुरू होगा जो ज्यादा खड्डे करे थे। श्री मोहम्मद इसराइल, क्वेश्चन नंबर 67। और मंत्री जी। स्पीकर सर, मेरे भाई ने पूछा है कि अथीन में बहुत तकनीकी महाविद्यालय उटावड़ का दर्जा डिग्री महाविद्यालय के रूप में बढ़ाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है? नहीं श्रीमान जी, नहीं है, मगर मैं पूछना चाहता हूं कि भाई बहुत तकनीकी विद्यालय से आप डिग्री कॉलेज क्यों करवाना चाह रहे हैं? अगर इसमें आपको कोई और बात है तो आप मुझे स्पष्ट बताएं, क्योंकि वहाँ पे सीट भी काफ़ी है, बच्चे भी काफ़ी हैं इसमें भी। फिर भी आपने कोई और ऐसी बात है या आप कुछ और बात चाह रहे हैं तो आप मुझे व्यक्तिगत भी मिल सकते हैं, और कोई बात अगर आपके ध्यान में अभी है तो आप अभी भी कर सकते हैं। स्पीकर सर, मैं जो बहु तकनीकी कॉलेज उटावड़ में बना हुआ लगभग 40 साल पहले बना था और पिछले 10 और 15 साल से लगातार एक डिमांड हो रही है। बीटेक करने के लिए हमारे बच्चों को या तो फरीदाबाद या फिर पल्ला इंजीनियरिंग कॉलेज मेवात या दिल्ली के लिए जाना पड़ता है, जहां आकांक्षी लोग हैं और लोगों के पास इतना पैसा नहीं है, बहुत कम खर्चे में अपनी पढ़ाई कर सकते हैं और डिग्री कर सकें। मेरी आपसे, आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री जी से अनुरोध है कि ये इस कॉलेज को डिग्री कॉलेज बनाने के लिए मेरी आपसे प्रार्थना है। ये हालात को देखते हुए और ब्लॉक के हतीन को देखते हुए ये बनाया जाए। मैं आपसे अनुरोध करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मैं अनुरोध करूंगा, हतीन की अभी तक पिछले 10 साल से कोई भी ऐसी समस्या आप मुझे बताएं कि आपने 10 साल में ये किया। हतीन में बिल्कुल विकास हो, एजुकेशन हो, चलिए अभी तो इसी या नहर हो, अभी आप प्रश्न पे ही रहे। हर बात के लिए अगर ना हो और हाँ होनी शुरू हो जाए तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा हतीन पे भी इसी प्रश्न पे रहे। चलिए, मैं तो मंत्री जी मैंने तो कहा ही है कि जो मेरे सदस्य साथी ने कहा है, इनकी जो समस्या मुझे समझ में आ गई है
और मैं चाहूंगा कि एक बार आप सेशन के बाद व्यक्तिगत भी एक बार बैठ लें और कोई विषय भी वो भी समझ में आ जाएगा। मैं अधिकारियों से भी बोलूंगा एक बार आपके साथ बैठ के, अभी हम लोग इसमें जो रास्ता निकलेगा निकाल लेंगे, आपको परेशान नहीं होने देंगे। शुक्रिया। डॉक्टर कृष्ण कुमार 68 सर। जी मंत्री। नहीं श्रीमान जी। सर ये आंसर नहीं है मेरे, ये तो सर इसमें ये जो रिटर्न है सच नहीं ठीक है क्या? ईएसआई हॉस्पिटल सर बन नहीं रहा बाउल में? अध्यक्ष महोदय, ये जो ईएसआई के अस्पताल और डिस्पेंसरियाँ बनती हैं ये हम नहीं बनाते हैं, ये ईएसआई नई दिल्ली द्वारा बनाया जाता है और वो अपना काम CPDWD से करवाते हैं। फिर भी मैंने ये पता किया था तो उन्होंने कहा है कि अभी केवल 85% काम ही पूरा हुआ है और बाकी पूरा करने के लिए मैंने केंद्रीय जो श्रम विभाग मंत्री हैं उनसे पत्राचार किया है कि इसको जल्दी कराया जाए। केवल वहीं का ही नहीं किया है, और भी कई हमारे प्रोजेक्ट जो चल रहे हैं उनके बारे में भी मैंने उनको लिखा है। जैसे 100 बेडेड ईएसआई अस्पताल बल्लभगढ़, ईएसआई अस्पताल डिस्पेंसरी एट पंचकूला, ईएसआई अस्पताल at Sonipat and construction of a building for ESI dispensary at Sonipat। स्पीकर सर, इसके अतिरिक्त भी हमारा विभाग उनके साथ हमने मैटर टेकअप किया हुआ है। हम 100 बेडेड हॉस्पिटल रोहतक, हिसार, अंबाला, सोनीपत और करनाल में बनाना चाहते हैं। उसमें भूमि जो हस्तांतरण का कार्य है वो तेजी से प्रगति पर है और हम चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी ये बन जाए। और मेरी कोशिश है कि हर जिले में जहां पर भी लेबर का काम है, जहां पर ज़्यादा डिमांड है, हम वहां पर कम से कम अपना एक 100 बेडेड हॉस्पिटल जरूर बनाएं। और सरकार ने पिछले सत्र में जमीन हस्तांतरण में राहत देने की भी बात की है और वो भी हम कोशिश कर रहे हैं। मैं आदरणीय सदस्य को, मुझे बड़ी खुशी है कि ये पहली बार चुनकर आए हैं और अपने क्षेत्र का ये बहुत ख्याल रख रहे हैं। ये सारे मुद्दे वहाँ के उठा रहे हैं और वहाँ की जनता को जल्दी से जल्दी फायदा पहुँचा देना चाहते हैं। मैं ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस माननीय सदस्य को ये आश्वासन दिलाना चाहता हूँ कि कंप्लीट हो जाने के बाद जब हमें हैंड ओवर हो जाएगा, हम 3 महीने के अंदर अंदर इसका फर्नीचर, इक्विपमेंट और वहां पर कितना स्टाफ लगना है फंक्शनल वो 3 महीने के अंदर हम करके वहां उद्घाटन करके वहां की जनता को हम समर्पित कर देंगे। ठीक। महोदय जवाब संतुष्ट हूं। श्रीमती रेणु बाला। अध्यक्ष जी, प्रश्न नंबर 69। So the answer is laid on the table of the House. माननीय अध्यक्ष जी, मैंने एक प्रश्न लगाया कि जो हमारे हल्का सढौरा में गांव पड़ते हैं, खानूवाड़ा, चिंतपुर, मलिकपुर, बांगर, रुकाड़ी, बसातियावाड़ा, धर्मकोट, दरियापुर जैसे अनेकों दर्जनों गांव जो सोम नदी के प्रकोप से, बाढ़ के कहर से इन गांवों में पानी से बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो जाती है और काफ़ी ज़्यादा लोगों का नुकसान भी होता है। तो इसका जवाब माननीय हमारी बड़ी बहन है श्रुति जी, उन्होंने, मंत्री जी ने जवाब दिया कि श्रीमान जी, इन सभी गांवों में नुकसान नहीं होता क्योंकि सोम नदी यमुना की एक सहायक नदी है और मानसून के दौरान ही इन गांवों में बाढ़ आती है। लेकिन मैं अपनी बहन से और मंत्री जी से यही पूछना चाहूँगी कि प्रश्न तो मैंने यही लगाया कि इन गांवों में बाढ़ से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है और जो किसानों की फसलें हैं वो भी हजारों एकड़ खराब हो चुकी है इन गांवों में। और मैं आपको बताना चाहूँगी
कि जब ये बाढ़ का मौसम आता है तो मैं भी अपने क्षेत्र के इन गांवों में गई थी और उसका प्रूफ अध्यक्ष जी, उसका प्रूफ मेरे पास है। गांव का सारा सामान, लोगों के घरों का सामान, खाने तक का सामान, उनके बेड, उनके उठने बैठने का सामान, यानी कि 5-5, 6-6 फुट लोगों के घरों में पानी घुस चुका था और दलदल से भर चुका था। तो मंत्री जी कहती हैं कि इन गांवों में कोई नुकसान नहीं होता। तो मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह कहना चाहूंगी कि आप भी एक बार इन गांवों का दौरा करके आए, ताकि आपको भी पता चले कि इन गांवों में कितना नुकसान है। और ये प्रूफ मेरे पास है इन गांवों का कि इनकी हालात कितनी बद से बदतर हो जाती है। लोगों के लिए खाने का राशन तक नहीं मिल पाता। तो मेरी आपके माध्यम से सरकार से और मंत्री जी से यही मांग है कि इन गांव में जो सोम नदी का बांध टूटता है उनको पक्का करा के मजबूती से कराया जाए, ताकि वो सोम नदी का पानी इन गांव में ना घुसे, ताकि जनता को राहत मिल सके। जी मंत्री। सर, इस उत्तर में ये है कि सोम नदी यमुना की एक ट्रिब्यूटरी है और मॉनसून के दौरान वहाँ पे कई जो गांव है वहाँ पे दिक्कत आती है। मॉनसून, नॉन मॉनसून में वो सूखी रहती है। और इसके लिए जो ख पार्ट जो है, जो बी पार्ट आपका जो आंसर है, विभाग सोम नदी के मॉनसून के पानी का उपयोग करने के लिए कई प्रपोजल्स पर काम कर रही है और उसके बाद यह समस्या पूरी तरह से हल हो जाएगी। आपने वो नहीं पढ़ा बहन जी कि वो इसके ऊपर काम कर रही है, इरिगेशन डिपार्टमेंट काम कर रहा है। और मैं आपको इसके प्रपोजल्स के बारे में भी बता देती हूँ कि एक वाटर बॉडी बनेगी मलिकपुर बंगर में 100 एकड़ की, जहाँ पे पंचायत ने प्रस्ताव ऑलरेडी दे चुके हैं। वो काम कंप्लीट होएगा जून 26 में। 2 बराजेस बनेंगे, आदि बद्री और सोम बराज, और ताकि जो पानी जो है वो रेगुलेट हो अच्छी तरह से हो सके, रिवर का फ्लो ठीक आ सके, फ्लडिंग मिटिगेट हो सके, और एक डैम का स्टोरेज स्ट्रक्चर बनेगा। तो ये सारा की सारा जो है ये डिपार्टमेंट इस पे लगा हुआ है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगी कि जो हमारे वहाँ पे प्रशासन अधिकारी हैं, मानसून सत्र के समय में काफ़ी लोग जो गांव के इकट्ठे होके आते हैं, और वहाँ के प्रशासन को भी मैंने इस बात के लिए सचेत किया कि इस नदी का पानी जो है उन गाँव में घुस चुका है इस समय भी, मतलब इस मानसून में भी। तो वहाँ पे जो कच्चे तटबंध थे वो मैंने बोलकर उनको लगवाए, लेकिन प्रशासन की तरफ से उनको कोई सहायता नहीं मिली। मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहूँगी और ये मांग करती हूँ कि जल्दी से जल्दी इस सोम नदी को पक्का करके इसके तटबंध को पक्का किया जाए, ताकि लोगों की समस्याएं हल हो। ठीक है अध्यक्ष जी, एक मेरा सप्लीमेंट्री और है। एक मेरा प्रश्न लगा था बहन श्रुति जी से है, मंत्री जी से, कि अपना पावनी पुलिया का जो हमारा वो तो पहले लगा प्रश्न था, लगा नहीं था। नहीं वो नहीं, सप्लीमेंट्री पूछ सकती हूँ नहीं, उसका अभी नहीं, अभी नहीं, वो अलग से आपका सेपरेट है। वो श्री मनमोहन बड़ाना। प्रश्न संख्या 70। श्री मंत्री। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने 4 भागों में अपना सवाल पूछा है। क भाग का जवाब है, महोदय, यमुना नदी के किनारे बसे पानीपत जिले के 23 गांवों की शामलात भूमि का कुल क्षेत्रफल लगभग 15,807 एकड़ है। ख का है, हाँ महोदय, समालका तहसील के गांव हथवाला, बापोली तहसील के गांव नन्हेड़ा नामक 2 गांवों में चकबंदी का काम चल रहा है। हथवाला गांव की में चकबंदी के अधीन भूमि 2106 एकड़, नन्हेड़ा में 856 एकड़। चकबंदी का कार्य पूर्वी पंजाब जो चकबंदी एवं विखंडन निवारण अधिनियम 1948 के प्रावधानों के अनुसार किया जा रहा है। गै का जवाब है, 21 गांवों में चकबंदी नहीं हुई है, क्योंकि 20 गांव CWP हाई कोर्ट में इसका केस जो है 2046-41, ये आप 2017 दिनेश कुमार बनाम हरियाणा राज्य एवं अन्य अंतर्गत आते हैं, जो माननीय पंजाब एंड हरियाणा उच्च न्यायालय चंडीगढ़ में लंबित है। माननीय न्यायालय ने दीक्षित अवार्ड के अनुसार हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्तंभ बनाने का आदेश दिया है। गांव की भौगोलिक सीमाएं
भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा चिन्हित कर ली गई हैं और संबंधित उपायुक्त की देखरेख में लोक निर्माण विभाग द्वारा सीमा स्तंभों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। स्तंभों के निर्माण के बाद चकबंदी कार्य शुरू हो जाएगा। शेष एक गांव धनसोली, तहसील बापोली, जो दीक्षित अवार्ड के अंतर्गत नहीं आता, जिसमें पंजाब भू राजस्व अधिनियम 1887 की धारा 32 की कार्रवाई लंबित है, इसलिए चकबंदी कार्य शुरू नहीं की गई है। महोदय, गए बाग का जवाब है हाँ महोदय। हथवाला गांव के कुछ निवासियों ने शिकायत दर्ज की थी और एक संयुक्त समिति ने मामले की जांच की और अब तक पूरी हुई चकबंदी प्रक्रिया में अनियमितताएं पाई गई। उन्होंने पूरी प्रक्रिया नए सिरे से कराने का अनुरोध किया है। वहीं दूसरे कुछ अन्य निवासी इसका विरोध कर रहे हैं और इन्होंने इसे जल्द से जल्द पूरा करने के लिए रिट याचिका दायर की है। इस मामले में चकबंदी विभाग द्वारा ज्ञानी अधिवक्ता जनरल की कानूनी राय ली गई है और यह मामला आगे की कार्रवाई के लिए विचाराधीन है। साथ ही उन व्यक्तियों के खिलाफ भी कार्रवाई किया जाना है जो कर्तव्य में लापरवाही के लिए दोषी पाए गए। माननीय अध्यक्ष जी, मैं मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, लेकिन इसमें मेरे 2-3 प्रश्न हैं, क्योंकि कल भी मैंने एक ये सवाल लगाया था, उसमें मुझे पता लगा नन्हेड़ा गांव की जो है चकबंदी हो चुकी है। आज मुझे पता लग रहा है कि वो प्रक्रिया अभी चालू है, उसमें संशोधन या मतलब जो भी है वो कार्य चल रहा है। पहला तो एक ये सवाल है मेरा। दूसरा, मैं माननीय राजस्व और आपदा मंत्री यहाँ पर नहीं है तो मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूँगा कि जो ये कंसोलिडेशन की जो प्रक्रिया है ये गवर्न होती है हमारी ईस्ट पंजाब होल्डिंग्स एक्ट जो 1948 की है। क्या इसमें कोई ऐसे प्रावधान ला सकते हैं जिससे इसको और ज़्यादा सरल बनाया जाए? क्योंकि जो अभी तक देखने को मिला है, मेरे हल्के में 2 गांवों की चकबंदी पिछले 20 साल से लंबित है। पता नहीं क्या वजह रहती है, किस वजह से जो है ये चकबंदी सिरे से नहीं चढ़ पाती है। क्योंकि इसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि पीसफुल पोजेशन में जो लोग 50 साल से बैठे हुए हैं, कोई प्रावधान लेकर आना चाहिए कि जब विषम परिस्थितियों में जब पानी यमुना की नदी का इधर आता है उधर आता है, वो जब उसमें अपना परिश्रम से वहां बैठकर खेती करने लायक हो गए थे, 50 साल से वो बैठे हुए हैं, तो क्यों ना उनको वहीं पर वो जमीन दे दी जाए और इस तरह से इसका जो है सरल एक बढ़ाना जी। अभी इसमें क्योंकि बहुत विस्तार से जवाब आ गया और ये कुछ ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है। बिल्कुल, ये विषय चला भी हुआ है। इसमें स्पेसिफिक अगर कुछ है तो पूछिए। स्पेसिफिक मेरे दो डिस्कस नहीं कर सकते हम। अध्यक्ष जी, मेरे 2 इसमें आग्रह बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पे काम भी चल रहा है, मुझे इसकी जानकारी है। जैसा माननीय सदस्य ने कहा है चकबंदी को लेकर के, क्योंकि ये सारा जो हमारा बाउंड्री एरिया है यमुना का, यमुना नगर से शुरू होता है पलवल तक जाता है और इसमें भी दिखते हैं और हमारा इंटरनल हरियाणा के अंदर भी काफ़ी गांव के अंदर ये दिखते हैं चकबंदी को लेकर के। हम इसका कोई ना कोई सरलीकरण कर रहे हैं और निकाल रहे हैं। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा जिससे कि समस्या का शीघ्र समाधान हो। ठीक से 2 आग्रह हैं सर कि एक तो जो पिलर का काम है यूपी सीमा से हरियाणा सीमा का, वो जल्द से जल्द कार्य पूरा हो। और दूसरा, जो गांव मेरे 23 गांव में से 2 गांव में जो है नोटिफिकेशन हुआ है चकबंदी का, जिसमें से एक नन्हेड़ा गांव में कुल रकबा जो है 856 का नोटिफिकेशन हुआ, जिसमें से 369 का जो एकड़ का रकबा है वो यूपी गवर्नमेंट के पास है, तो उसका नोटिफिकेशन हम कर नहीं सकते। इसको मुझे लगता है दोनों का, हथवाला का उसमें अनियमितता है और इसमें ये वाला नोटिफिकेशन ही गलत है, दोनों को रद्द करके दोबारा से नोटिफिकेशन किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री घनश्याम दास। प्रश्न नंबर 71 जी मंत्री जी। अध्यक्ष जी, मैं बताना चाहूँगी कि कंस्ट्रक्शन जो श्री गुरु तेग बहादुर साहिब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो यमुनानगर में बन रहा है, उसका कार्य प्रगति पे है और 70% इसका काम हो चुका है और हम इस कार्य को और शीघ्र करने की कोशिश पूरी करेंगे ताकि OPD और इनॉग्रेशन दोनों जल्द से जल्द हो जाएं। साथ साथ हम एकेडमिक सेशन 2027-28 के लिए पूरी कोशिश करेंगे NMC से, नेशनल मेडिकल कमीशन से परमिशन लेने के लिए,
एक बार हमारा जो इक्विपमेंट है इंस्टॉल हो जाए और रिक्रूटमेंट हो जाए मैन पावर की। इसके साथ साथ साइमल्टेनियसली हम पैरामेडिकल कोर्सेज भी शुरू वहीं करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे 2 प्रश्न हैं, आपके माध्यम से मंत्री जी की जानकारी में भी देना चाहता हूं और बताना भी चाहता हूं कि जब पहले मैंने ये प्रश्न लगाया था तो दिसंबर 2025 में पूरा निर्माण कार्य हो जाएगा, ऐसा लिखित में उत्तर दिया गया था। अब ये बढ़ाकर मार्च 2026 की है। मैं सहमत हूं इससे, पर इसको कृपया और आगे ना बढ़ाया जाए, नहीं तो ये काम लटकता चला जाएगा। और दूसरा मेरा प्रश्न है कि जब ये मार्च 26 में पूरा हो रहा है और सेशन जो है आमतौर पे जुलाई अगस्त में शुरू होता है, तो 27-28 की बजाय 26-27 में ये सेशन क्यों ना शुरू हो जाए, ताकि हरियाणा प्रदेश के बच्चों को वहाँ एडमिशन मिल सके और 1 साल पहले वो डॉक्टर बन पाएंगे, वो देश की समाज की सेवा कर पाएंगे। अध्यक्ष जी, मैं पूरी कोशिश करूंगी डिपार्टमेंट की तरफ से कि जल्द से जल्द काम हो, और अगर 26-27 में हमारे अगर एडमिशन कर सकते हैं और हमें एनएमसी से परमिशन मिल जाती है तो हम जरूर कोशिश करके हम शुरुआत करें। श्री कुलदीप वत्स 72 से मंत्री जी। स्पीकर सर, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है, आज ही इसकी कोर्ट में ये केस लगा हुआ है आज, और इसमें ये स्टे हट जाए, जो आपने पूछा है कि क्या कार्रवाई की गई है खे में, ये स्टे हट जाए, इसके लिए विभाग आज अपनी पैरवी कर रहा है। स्पीकर सर, मैं मंत्री जी से सिर्फ इतना ही पूछना चाहता हूँ, ठीक है कोर्ट का स्टे है वो तो ना आपके हाथ में ना हमारे हाथ में, पर क्योंकि ये जो जेबीटी कैडर के मेवात के हैं बच्चे, ये काफ़ी परेशान है और टाइम भी काफ़ी होगा, तो जितना जल्दी हो उसके गवर्नमेंट पैरवी करके इनकी ज्वाइनिंग कराए, मेरी ये रिक्वेस्ट है। ठीक आज का श्री राजवीर फरटिया। पर्सन नंबर 73 जी मंत्री जी। नहीं श्रीमान जी, मेरा सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है सर आपके माध्यम से मंत्री जी से, कि हमारा जो हरियाणा सरकार की जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी जानकारी सदन में दी थी कि प्रस्तावित 2025 औद्योगिक नीति में 10 IMT स्थापित करने हैं, और उसमें आदरणीय मंत्री जी से मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं कि हमारे जिला भिवाड़ी में और खास करके लुहारू में IMT स्थापित करने की कोई स्कीम है या नहीं है। नंबर 2 सर, इतना ही नहीं, हल्का लुहारू पिछड़ा ब्लॉक भी घोषित किया हुआ है, और इसमें उद्योगों के लिए 2 रुपया प्रति यूनिट बिजली की रियायत भी दी गई है। तो आदरणीय मंत्री जी से निवेदन है कि भाई इसमें कितने उद्योगों को ये रियायत मिली और कितना लाभ उनको मिला आज तक। तीसरा सर, इसमें एक डिस्ट्रिक्ट में 1 प्रोडक्ट का एक जो हरियाणा सरकार की जो स्कीम है, उसमें जिला भिवाड़ी में नींबू और मौसमी और संतरा निर्धारित किया गया है। तो मंत्री जी से निवेदन है कि भाई इनकी फूड प्रोसेसिंग यूनिट को बढ़ावा देने के लिए कितने कोल्ड स्टोरेज और उसमें कितनी उनको बेचने के लिए क्या कोई व्यवस्था की गई है और कितना लाभ उनको दिया गया है। ये तो अगला अलग ही प्रश्न होगा। अध्यक्ष महोदय, जहां तक IMT का सवाल है, मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि हम अब 5 सालों में 10 IMT बनाएंगे। 5 की घोषणा कर दी गई है कि यहाँ लोग जमीन देंगे तो हम वहाँ IMT बनाने की कोशिश करेंगे। दूसरा, जहां तक लोहारू का सवाल है, लोहारू भिवाड़ी जिले का हिस्सा है। भिवाड़ी जिले में HSVP ने 335 एकड़ जमीन HSIDC को जी वहाँ प्लॉट अवेलेबल है। तीसरा, मास्टर प्लान 2025 में भिवाड़ी में 29 और 30 सेक्टर में जमीन अवेलेबल है। चौथा, कई पॉलिसी इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ने बनाई है जिसमें लोग प्राइवेट तौर पर खरीदें, और कई स्कीमों में उसमें इंसेंटिव भी सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। इनका
लोहारू जो क्षेत्र है वो बिल्कुल राजस्थान के लगता हुआ, मैं भाई से निवेदन करूंगा कि बहुत स्कीम है इसमें इंडस्ट्री में, और सरकार चाहती है कि इंडस्ट्री ज्यादा से ज्यादा आए, और इतना इंसेंटिव है जो आज तक किसी सरकार ने दिया। आप उसमें आओ, चाहे उसमें लॉजिस्टिक अब में लाओ, चाहे आप फूड प्रोसेसिंग में आओ, चाहे आप और किसी में आओ, पद्मा में आओ, प्लग एंड प्ले में आओ, जो भी आप स्कीम लेकर आएंगे हम उसको मंजूरी देंगे। ठीक, ये हमारा तो उस क्षेत्र में रेतीला इलाका है और उसमें नींबू और जो संतरा और मौसमी की जो बात कही गई है, वो यूनिटें उनको बढ़ावा अगर मिलेगा, आप अपने क्षेत्र की जरूरतों के हिसाब से चर्चा तौर पे कोई आना चाहे उसका इंसेंटिव श्री अनिल यादव। क्वेश्चन नंबर 74। जी मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है कोसली बाईपास का, उसमें मैं बताना चाहूँगा कि लगभग 3.83 किलोमीटर का लंबा ये बाईपास प्रस्तावित है, और इसमें जो ई भूमि पे हमने जो ज़मीन जो खरीद करने की डिमांड की थी, उसमें 507 उसमें जो शेयर होल्डर थे, जिसमें से 201 जो भूमि मालिक है उन्होंने अपनी सहमति दे दी है, उन्होंने एफिडेविट दे दिए हैं लगभग 13 एकड़ भूमि का, और हमने अधिकारियों को आदेश दे दिए हैं कि तुरंत इसकी रजिस्ट्री करवाने का काम करें। 10 एकड़ और भूमि भी जल्दी ही उसको हम लेकर के रजिस्ट्री को बनाने का काम हम करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि 2015 में पूर्व मुख्यमंत्री जी द्वारा बाईपास की घोषणा की गई थी, और काफी समय से अधिकारी लगे हुए हैं, लेकिन काफी लोगों का मानना है कि वहां की जो प्रति एकड़ की कीमत 60 लाख रुपए की गई है, तो काफी कोशिश होने के बाद भी लोग 60 लाख रुपए में अपना प्रति एकड़ देना नहीं चाह रहे। तो मैं मंत्री महोदय जी साहब के माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि इसकी कीमत में कुछ बढ़ाई जाए, ताकि ये कोसली की मेन जरूरत है, ताकि ये बाईपास बन पाए। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। जैसे मैंने कहा कि अभी 13 एकड़ भूमि तो हमने एक तरह से उन्होंने कंसेंट दे दी है, और उसको हम रजिस्ट्री करवा रहे हैं, और 10 एकड़ की भी माननीय विधायक जी से भी कहूँगा कि आप उसमें हेल्प करवाने का काम करें, नहीं तो फिर हम अधिकारियों को बात करके और हम उसको भी लेकर के इसको बनाएंगे जल्दी। स्थानीय स्तर पे प्रयास ज्यादा कोशिश करेंगे, लेकिन ये बहुत जरूरी है कोसली हल्के के लिए। मैं आपसे निवेदन है मंत्री जी से कि श्री विनोद ब्याना। प्रश्न संख्या 75। जी मंत्री जी। आंसर लेटर ऑन द टेबल ऑफ द हाउस सर। स्पीकर सर, मेरा प्रश्न है कि मेरे विधानसभा क्षेत्र दानाखुर्द, दाना कला, रामपुरा, बाटोल, जाटान, जीतपुरा, मेंदा, चैनत, भाटला, कुंभा, पुराना गांव में बरसात के समय पानी भर जाता है, और माननीय मंत्री जी ने ये स्वीकार किया है कि ये सही है कि पानी भर जाता है, और इन्होंने अपने उत्तर में कहा है कि इनमें से 4 गांव में हमने 7 योजनाओं की स्वीकृति दे दी है, जिनमें से 3 योजनाएं पहले ही पूरी हो चुकी हैं। मैं मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने 7 योजनाओं को स्वीकृति दी है, जिसमें 3 योजनाएं पूरी हो चुकी हैं, और बाकी 4 योजनाओं पर कह रहे हैं काम चल रहा है। आगे ये 4 गांवों की तो बताई इन्होंने, शेष 5 गांव अर्थात दाना खुर्द, दाना कला, मेंदा, बाटला, कुंभा, रामपुरा में जल भराव की स्थिति की मौजूदा मानसून के मौसम के दौरान बारीकी से निगरानी की जा रही है, और यदि आवश्यकता हुई तो स्थायी जल निकासी योजनाओं को HSDR और FCB की 97वीं बैठक में स्वीकृति प्रदान की जाएगी। अध्यक्ष महोदय, मेरा ये कहना है कि जो इन्होंने ये जवाब में कहा है कि यदि आवश्यकता हुई, आवश्यकता तो है क्योंकि हर वर्ष पानी आ जाता है, हर वर्ष पानी भर जाता है, तो ये आवश्यकता हुई शब्द को काटकर इसको स्वीकृति देने का कष्ट करें, ये मेरा निवेदन है। ज़रूर सर, इनका जो करीब 24 करोड़ रुपए की लागत से ये सारे गांव की जो स्कीम्स बनी हैं और इस पे काम चल रहा है। 4 में जो स्कीम्स हैं वो 3 में कंप्लीटेड हैं, 3 प्रोग्रेस में है, और 1 में कोई लीकेज थी तो वो भी उसके ऊपर रिपेयर वर्क चल रहा है, और ज़रूर जो बाकी के जो 5 गांव हैं उनको भी टेकअप करेंगे। धन्यवाद सर। धन्यवाद। श्रीमती शैली चौधरी। 76। जी मंत्री जी।
कोऑपरेटिव मिनिस्टर। स्पीकर सर, नारायणगढ़ शुगर मिल के बारे में मैं जी ने सवाल पूछा, किसानों का बकाया है कब तक दिया जाएगा। स्पीकर सर, वर्तमान में राज्य में 14 चीनी मिल हैं, जिसमें 11 मिलें सहकारिता की हैं, उनका सारा पैसा जा चुका है, और 3 प्राइवेट हैं, जिसमें जमुनानगर, इंद्री और नारायणगढ़। अब एक मिल जो है जिसका पैसा बकाया था, ये पैसे की कमी में काफ़ी संकट में था, लेकिन हरियाणा मंत्रिमंडल ने फैसला कर लिया था, क्योंकि इसका मिल चलते चलते पैसा बढ़ता ही जा रहा था, किसानों का कम नहीं हो रहा था, हर साल देनदारी बढ़ती जा रही थी। हरियाणा मंत्रिमंडल नायब सैनी जी के नेतृत्व में फैसला हुआ, इसको सरकार चलाएगी। 2021-22 में 66.32 करोड़ रुपए किसानों का देना था, और 22-23 में जब ये चला तो ये 55.81 करोड़ रुपए रहा, और 23-24 में ये 33.04 करोड़ बकाया रहा, और 24-25 में 22.32 करोड़ रहा। और बहन जी ने जो सवाल पूछा उसके बारे में, अब 24-25 में देनदारी जो है वो 16.74 करोड़ है, और बकाया राशि जब हम 5 सितंबर को 5.40 करोड़ रुपया किसानों को उनके खाते में डाल देंगे, और नवंबर 25 में पराई सत्र शुरू होने के बाद 15 दिसंबर 2025 तक सारा शेष 11.34 करोड़ रुपया बकाया पूरा भुगतान हो जाएगा। पूरे हरियाणा में किसी किसान का कोई पैसा बकाया नहीं रहेगा। मंत्री जी, चलो ये तो अच्छी बात है कि आपने वही इतना पैसा दिलाया किसानों का, लेकिन मेरा ये कहना है कि नवंबर में फिर चालू हो जाएगी मिल, तो तब तक अगर आप 5 सितंबर को दे रहे हैं तो अच्छी बात है कि सारा ही दे दें। आपने कहा है 5.40 दे रहे हैं, तो बाकी का भी सितंबर में दे दें, क्योंकि नवंबर में तो दोबारा से मिल चालू हो जाएगी। तो मैं इसके लिए आपका धन्यवाद करूंगी अगर किसानों की पूरी पेमेंट कर देंगे। शुगर मिल निकल के आया, अब 66 करोड़ रुपया था इसका शुरू में, 66.32। हर साल तो पैसा दिया, आज सब्सिडी से दिया, कुछ किसानों के जो मिल चलाया सरकार ने तब दिया। अगर प्राइवेट चलता रहता तो बहुत पैसा हो जाता था। अब 5 सितंबर में कितना टाइम है, अभी आ जाएगा, सितंबर तो लग गया, लेकिन इसकी रिपेयर भी करनी है। इसका मिल का जो पेमेंट अधिकारी भी हैं, वो चलाते चलाते अब तो इतने साल से ये पैसा इतना रह गया थोड़ा सा, अब तो 11 ही करोड़ रह गया सारा। ये हम दिसंबर तक इसको पूरा का पूरा पैसा क्लियर कर देंगे। ठीक। लेकिन मेरा कहना है कि सितंबर में करा देंगे तो और अच्छी बात है, सारा ही करा दो। आप दिसंबर की बात कर रहे हैं, चलो तो अगर सारा करा देंगे तो मैं फिर आपने प्लान किया हुआ है सारा, कोई बात नहीं, आप शांति रखो, दिसंबर में पूरा कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 77। जी मंत्री जी। जी श्रीमान, क्योंकि प्रस्तावित आईएमटी खुडाना के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया अभी तक अंतिम रूप से पूरी नहीं हुई है, इसलिए इस चरण पर कार्य शुरू करने की कोई समय सीमा नहीं बताई जा सकती। राव साहब से यहाँ करवानी बहुत मुश्किल है। माननीय अध्यक्ष जी, लंबे समय से इस प्रस्तावित आईटीआई, इसका आईएमटी का माननीय मनोहर लाल जी ने उद्घाटन किया था। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि लंबे समय तक, ये बहुत समय हो गया और लोगों का सरकार के ऊपर भरोसा है। माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि इसमें जल्दी से जल्दी कार्य शुरू करवाया जाए। अध्यक्ष महोदय, जो आईएमटी खुडाना की पिछली सरकारों में घोषणा की गई, वो NH 248 20 कम से कम 2-2.5 किलोमीटर दूर है। मैं माननीय सदस्य से कहना चाहता हूं उसकी कनेक्टिविटी के लिए, क्योंकि चौड़ी रोड चाहिए, पहले तो उसके लिए जमीन अपलोड करवा दो आप ई-भूमि पोर्टल पे। यदि वो भूमि मिल जाएगी, कुछ भूमि, क्योंकि तकरीबन एक आईएमटी के लिए मिनिमम 1500 एकड़ जमीन चाहिए, इनके पास उतनी जमीन है। जैसे ही जमीन ये अवेलेबल करा देंगे, हम आईएमटी बनाएंगे। ठीक। श्री बलवान सिंह दौलतपुरी। 78। जी मंत्री जी। जी हाँ महोदय, वर्ष 2024-25 के जिला फतेहाबाद में 46 खेल नर्सरियां
जिसमें 1150 खिलाड़ी प्रैक्टिस करते हैं, उनके जुलाई 2024 से और जनवरी 2025 तक जो डाइट मनी के रूप में छात्रवृत्ति हेतु जिला खेल अधिकारी को 1,77,00,000 रुपए की राशि दी जा चुकी है। और वित्तीय वर्ष 2025 और 26 में जहां पर 53 नर्सरियां जिला फतेहाबाद में चल रही हैं, इनमें 1325 खिलाड़ी इसमें प्रैक्टिस कर रहे हैं। इनकी डाइट मनी के रूप में 2025 और 26 में जो हमारा पोर्टल चल रहा है उस पर भी अपलोड नहीं हो, जिसके कारण की जो डिजिटल हाजिरी लगनी थी उसके कारण वो डिले हो रही है, वो भी जल्दी हो जाएगी। जी, अच्छी बात है स्पीकर सर, देर आई दुरुस्त आई, सरकार को बच्चों का ख्याल तो आया। लेकिन स्पीकर सर, हरियाणा सरकार द्वारा SC वर्ग से आने वाले उन चयनित नर्सरी के खिलाड़ियों स्टेट प्रतियोगिता में भाग लेने पर फर्स्ट को 42,000, सेकंड को 30,000 और थर्ड को 18,000 रुपये देने का प्रावधान है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि 2023, 24, 25 का अभी तक किसी भी खिलाड़ी को कोई राशि नहीं दी गई है। तो मेरा आपके माध्यम सरकार से निवेदन है, इनको भी जल्दी दी जाए। और जो मंत्री जी 1 करोड़ रुपए डालने की बात करें, वो अभी तक सरकार के खाते में, बच्चों के खातों में शिफ्ट करो जी, काम तो तब करेंगे वो पैसे। ठीक, वो जा चुका है और जल्दी बच्चों के खातों में पहुंच जाएगा। और बता दो मंत्री जी, आपने जो बात रखी है वो अगर आप संज्ञान में देंगे तो उसको भी करा देंगे। ज्यादातर पैसा खिलाड़ियों के लिए हमने बैकलॉग पूरा कर दिया है। श्री विकास सारण 79। जी मंत्री जी। आदरणीय अध्यक्ष जी, जो माननीय सदस्य ने पूछा है, गांव चाखोली में ITI खोलने का प्रस्ताव सरकार के पास कोई विचाराधीन नहीं है। स्पीकर सर, ये जो जखोली गांव है, ये एक सेंटर पॉइंट है 10-12 गांव का, जैसे सिरदा, फरीबाद, सोंगड़, बाड़ू, कसान, सोंगरी, गुलियाना। और यहाँ पे ITI जो है, क्योंकि हमारी जो सरकार है वो कह रही न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है उसमें भी इसको बढ़ावा देना है। तो मेरी दरख्वास्त है सरकार से कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी को देखते हुए और टेक्निकल एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए जखोली गांव में एक ITI बनाई जाए। और जहां तक मैं अभी तक जितने पर्सन हुए हैं, जमीन की बात आ रही थी, यहाँ पे जमीन अवेलेबल है, वो जमीन मैं अवेलेबल कराने की कोशिश कर दूंगा। आप मेरी IT के हाँ भर दो। पहले भी इसके लिए प्रयास किया गया है, जब नहीं बनी तो अब मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है। जी मंत्री। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हर ब्लॉक में ITI खोलने का संकल्प जो सरकार का है, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं। प्राइवेट और सरकारी ITI जो इनके 2 ब्लॉक पड़ते हैं, राजौंद और कलायत, उसमें ऑलरेडी ITI सरकारी भी है और प्राइवेट भी है। सरकारी में 600 सीट थी, जिसमें 503 एडमिशन हुए, और जो कलायत में थी सरकारी, उसमें 892 सीटें थी और 771 एडमिशन हुए। मेरा माननीय सदस्य से ये भी आग्रह है, पहले इनको एडमिशन अच्छे से कराएं, अपने सभी वहां के युवाओं को जागरूक करके, तो अच्छा होगा। ठीक। स्पीकर सर, ये जब राजौंद जो ब्लॉक है, इसमें ITI पहले की बनी हुई है, जब ये जींद डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, पॉलिसी भी होती है ना गवर्नमेंट। चलो एक बार कोशिश थोड़ी सी रिलैक्स। शीशपाल केरवा सर, क्वेश्चन नंबर 80। जी मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य शीशपाल जी का जो सवाल है वो 4 भागों में है। पहले कै का जवाब। तो हरियाणा विधानसभा का मॉनसून सत्र देखिए चल रहा है, सवाल जवाब का सिलसिला देखने को मिल रहा है और श्रुति चौधरी जवाब दे रही है सवाल का, आप देख सकते हैं। और हरियाणा विधानसभा के मॉनसून सत्र की कार्रवाई सुबह 11 बजे से जारी है।